अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे नाराज़ होंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है। उसकी एक वजह है, और वो इशू सिर्फ ये है कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और अभी भी स्टिल कल भी मेरा पेपर है। तो 29 को मेरे पेपर्स लास्ट है और देन इंशाल्लाह उसके बाद हम मेरी वीडियोज़ जो हैं वो कंटिन्यू अपलोड होंगी। आज की वीडियो में हम दाऊद के पास पेपर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और मैं आप लोगों को ये जो है वो एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता कि नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड होगी, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जल्दी अपलोड करूं। फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट लेते हैं। सिक्स ये यहाँ पर 6 पॉइंट्स लिखा हुआ है। 6 कॉइन्स है ये बेसिकली। 6 कॉइन्स आर टॉस्ड। इसको जो है वो करेक्ट कर लें। 6 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting at least one head. तो यहाँ देखें कंडीशन क्या दी हुई है, एटलीस्ट वन हेड की। तो हमें जो है वो सैंपल स्पेस बनाने की और इन चीज़ों की बिल्कुल भी नीड नहीं है। हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करेंगे, यानी शॉर्टर के थ्रू काम करेंगे। काम क्या है? काम जब जस्ट आपने ये करना है कि आपने ये फॉर्मूला लगा देना है, एन सी एक्स मल्टीप्लाई बाय 0.5 एक्स मल्टीप्लाई बाय 0.5 एन माइनस एक्स। और अगर मैं इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दूं तो आप लोग इस तरह से लिख लें। इसमें मैं आपको एक एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। आपको ये एन है, सही है। आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। ये एन क्या चीज़ है, एक्स क्या चीज़ है। तो बेसिकली एन की जगह आप कॉइन्स की काउंटिंग लिखोगे, यानी कितने कॉइन्स जो हैं वो टॉस किए जा रहे हैं। तो यहाँ कहा गया है 6 कॉइन्स, तो एन की जगह क्या आ जाएगा, 6 कॉइन्स। एक्स की जगह क्या आएगा, अगर आपको जो कंडीशन दी हुई है यानी एट लीस्ट वन हेड है, तो आप क्या करोगे, एक्स की जगह वो वैल्यू आएगी, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। अगर बात की जा रही है कि एटलीस्ट, तो एटलीस्ट में आप इस तरह से यूज करोगे, एक्स इक्वल्स टू एटलीस्ट वन हेड की बात की जा रही है ना, तो वन, और नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ आप टोटल लिख दोगे। बाकी सेम यहाँ पे एन की जगह क्या लिख दोगे, 6, एक्स की जगह एक्स लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 5.5 की पावर 6, यहाँ एन है ना। तो ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है जिसे आपने कंडीशन के थ्रू अप्लाई करना होगा। कंडीशन अगर है आपकी एट लीस्ट वाली, तो आप ये समीशन वाले साइन यूज करेंगे। अगर आपकी कंडीशन जो है, अब आप ये कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर में भी आप सॉल्व कर सकते हैं ये। तो जस्ट आपने ये ऑन करना है अपना कैलकुलेटर और शिफ्ट प्रेस करना है और ये साइन आपने प्रेस कर देना है। देन यहाँ पर 6 है, 6 प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया, सी, और ये अल्फा प्रेस करूंगा, एक्स हो गया, ये 0.5 पावर 6 आ जाएगा। ये एटलीस्ट वन हेड था, तो एक्स की जगह मैं क्या करूंगा, वन, यानी वन से ज्यादा भी हो सकता है। और कहाँ कितना ज्यादा हो सकता है, ये आपकी कंडीशन जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये फुलफिल कर देगा। तो 6 कॉइन्स हमने यूज किए थे। ऊपर जो है वो आपने कॉइन्स की काउंटिंग लिखनी होगी, यानी कॉइन्स लिखने होंगे टोटल कॉइन्स कितने यूज हुए हैं। तो 63/64, 63/64 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं, अगर बात की जाए एग्जैक्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्ट वन हेड, एग्जैक्ट की बात की जाए, तो एग्जैक्ट वाले में आप इस तरह से यूज करेंगे। 6 कॉइन्स यूज किए, फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्ट वन हेड, तो वन, एक्स की जगह डायरेक्ट वन लिख दोगे, 0.5 की पावर 6। फिर ये समेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एट मोस्ट की बात की जाएगी, तो एट मोस्ट वाली कंडीशन में हम इस पूरी चीज को यही यूज करते हैं इसी तरह, लेकिन वन से माइनस कर देते हैं। अगर इसके कंप्लीट आपको रूल्स जो हैं वो आपको ये चीज समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कंडीशन के थ्रू भी आपको समझनी है कि एग्जैक्ट वाली कंडीशन में क्या करते हैं, एट मोस्ट वाली कंडीशंस में क्या करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं इस शॉर्ट ट्रिक को, तो आप फिर कमेंट करके बताइएगा। मैं इस पर एक तफसीली वीडियो, डिटेल वीडियो आपको बनाकर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, ये अगेन आप समझ लें, सिंपली मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये यूज़ कर रहे हैं, ये ऊपर वाली फॉर्म, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है। हम यूज़ तो यही फॉर्म करते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशंस हैं। अगर एटलीस्ट की कंडीशन बात की जाए तो समीशन यूज़ करते हैं, और एन की जगह आप नंबर ऑफ कॉइन्स लिखोगे, टोटल कॉइन्स कितने यूज हुए हैं। एक्स की जगह आप लिखोगे कंडीशन के मुताबिक, अपनी कंडीशन को जस्टिफाई करना होगा, पहचानना होगा कि क्या कंडीशन में दिया हुआ क्या है। एटलीस्ट वन हेड की बात की जा रही है, तो एक्स की जगह वन तो आएगा,
लेकिन एटलीस्ट की बात की जा रही है तो समीशन यूज करोगे। अगर एग्जैक्ट की बात की जा रही होगी तो समीशन यूज नहीं करोगे, इस तरह से करोगे, डायरेक्ट एक्स की जगह 1 लिख दोगे, सही है, और 0.5 की जगह 6 लिख दोगे इस तरह से। ये 0.5 की पावर क्या है, एन है, तो इस तरह से आप यूज करेंगे। एटलीस्ट वाली कंडीशन में समीशन यूज करेंगे, एग्जैक्ट वाली कंडीशन में यानी एग्जैक्ट वाली कंडीशन जो होती है तो उसमें आप इस तरह से समीशन यूज नहीं करेंगे। एटमोस्ट वाली कंडीशंस जो होती हैं या लेस देन ग्रेटर देन, उनमें आप कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी फॉर्म यही लगेगी, समीशंस में थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप एग्री होगे तो। सेकंड एमसीक्यूज है इंटीग्रेशन एल एन ई की पावर एक्स। अच्छा, इसको डायरेक्ट या अगर आप खुद सॉल्व करना चाहते हो तो अच्छी बात है, वरना आप कैलकुलेटर आपको इसका फंक्शन है कैलकुलेटर में, क्योंकि आपको अभी कैलकुलेटर भी अलाउ है तो आप यूज कर सकते हो। या आपने एल का बटन प्रेस किया और शिफ्ट प्रेस किया, ये एक्सपोनेंशियल भी यहाँ पे बना हुआ है, और अल्फा प्रेस करके ये एक्स प्रेस कर दें, इसकी पावर। लिमिट्स क्या है, -1 और 1। तो ये आ गया मेरा आंसर, देख लें आपके सामने मैंने सॉल्व किया विद इन सेकेंड्स, आपका आंसर आया 0। तो यही चीज आप कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। आपके पास अभी गुड अपॉर्चुनिटी है कि आपको कैलकुलेटर अलाउ किया गया है, सो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ करो, अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करो कैलकुलेटर पे। अगर इसकी ट्रिक्स अभी तक नहीं देखी तो वीडियो में चैनल पर वीडियो मौजूद है, जाकर देख सकते हो। एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। जब भी एरिया अंडर द कर्व बात की जाए और लिमिट्स दी जाए, इसका मतलब है ये इंटीग्रेशन की बात हो रही है या इंटीग्रेशन लगेगी, ये इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये यहाँ पे आपकी अपर लिमिट लोअर लिमिट्स जो आएंगी, तो ये आपकी लिमिट्स आ गई और यहाँ पे भी लिमिट्स आ गई, सही है। ये इस तरह इंटीग्रेशन की बात की जा रही है। खुद सॉल्व करना चाह रहे हो तो कोई इशू नहीं है, कैलकुलेटर भी सॉल्व कर देगा आपको। जस्ट आपने इंटीग्रेशन का बटन प्रेस किया है, ब्रैकेट्स लगाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो ये आपने अल्फा प्रेस किया, स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा, लिमिट्स पुट कर देता हूँ, -1 और 3, तो आपका आंसर आया 4/3। अच्छा, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करोगे तो एरर के कोई चांस नहीं होगा एरर का, सही है। अगर आप खुद सॉल्व कर रहे होगे तो मे बी कोई एरर हो सकता है, कोई ना कोई, आप ऑप्शन जो है वो गलत क्लिक कर सकते हैं। सो ये एमसीक्यू नंबर 4, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनटू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये जो ये वाली जो चीज है, ये आपको एंगल दिया हुआ है, साइन का एंगल क्या है, साइन एक्स। तो अगर आपको मालूम हो साइन की पावर एक्स का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, साइन की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स। माइनस नहीं आता साइन में, जब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हो तो उस वक्त माइनस आता है। साइन की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, और फिर इसके एंगल पे आप दोबारा से डेरिवेटिव लगाते हो, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह ये ये फंक्शन को भी इसी तरह से आपने सॉल्व करना है जिस तरह से ये हुआ है। साइन का एंगल क्या है, साइन एक्स, तो साइन को पहले सॉल्व कर लें, इस पर डेरिवेटिव लगा दें, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, और एक्स था यहाँ पे यानी एंगल एक्स था, तो यहाँ पे एंगल क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख दें यहाँ पे। अब इसके एंगल पे दोबारा डेरिवेटिव लगाएं, एंगल क्या है, साइन एक्स, एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ये सिंपल है, तो आपका ऑप्शन हो गया कॉस की पावर साइन एक्स, और ये ऑप्शन आपका ऑप्शन डी। अच्छा, अगेन देख लें, अगर ये होता इस तरह से कॉस और कॉस एक्स, कॉस का एंगल क्या है, कॉस एक्स, अगर मैं इसकी बात करता तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस लगाता। अब ये एक चीज मैंने गलत कर दी, ये एक्स लगा दिया मैंने, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और एंगल क्या है, एंगल है कॉस एक्स लिख देते हैं। अब इसके एंगल पे आप दोबारा से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएगा, साइन कॉस एक्स साइन एक्स। इस तरह से ये आपने सॉल्व करना है। इसमें आपने बिल्कुल भी जो है वो घबराना नहीं है, इजीली सॉल्व करना है। ये सिर्फ आपको जो है वो देखने से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब यही इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखें, ये भी कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, वो सिर्फ उन्हें यही मालूम है कि लिमिट्स वाले क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेटर से सॉल्व होते हैं, जबकि विदाउट लिमिट वाले भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक टेक्निक है, बस थोड़ा सा उसमें विद इन 2 से 3 सेकंड्स आपके वेस्ट होंगे, लेकिन आपका आंसर आ जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है तो मैं आपको विदाउट कैलकुलेटर ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्या करना है आपने, सबसे पहले आप ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। मैंने क्या किया, जस्ट आप e की पावर x को मल्टीप्लाई किए इंडिविजुअली टर्म से, और इस तरह से आपके सामने कुछ जो है वो सिंप्लीफिकेशन आपके सामने रिप्रेजेंट की। इंटीग्रेशन परफॉर्म की जाती है तो उसके एंगल का डेरिवेटिव क्या मौजूद है ये चेक किया जाता है। तो एंगल क्या है इस वक्त, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, जो कि डेरिवेटिव ऑलरेडी है। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, cos की पावर क्या है, e की पावर x, तो cos का जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा साइन की पावर। सही है, क्योंकि ये हमने फौरन से आंसर किस वजह से आ गया, क्योंकि इसके एंगल का डेरिवेटिव मौजूद था, तो इस वजह से हमारे लिए इजी हो गया कि हम इसका फॉर्मूला जस्ट कॉपी करके लिख सकें। माइनस साइन लगाया, साइन का एंगल e की पावर x, और इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए अगेन एंगल का डेरिवेटिव लाजमी होना चाहिए। तो एंगल का डेरिवेटिव क्या है, एंगल e की पावर x है, और उसका डेरिवेटिव क्या है, e की पावर x ऑलरेडी है। तो साइन का एंगल e की पावर x का कंप्लीट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या बनेगी, cos e की पावर x, लेकिन याद रखिएगा इंटीग्रेशन में माइनस कॉस आता है साइन में। सही है, जब cos पर डेरिवेटिव लगाओगे तो माइनस आएगा, वैसे इंटीग्रेशन में साइन पर जब इंटीग्रेशन लग रही होगी तो माइनस आएगा। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, cos का एंगल e की पावर x साइन की पावर x, ये आपका आंसर है, ऑप्शन ए आपका आंसर है। अच्छा याद रखिएगा, जब आप डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं, कॉस पे डेरिवेटिव लगता है तो वो साइन माइनस साइन देगा, लेकिन जब इंटीग्रेशन में इसका अपोजिट हो जाएगा। सही है, यही चीज सिंपल है और कुछ भी नहीं। आकार है सीट्स, सॉरी यहाँ पे भी एक मिस्टेक कर दी है, आकार है 4 सीट्स, यहाँ पे पास पेपर में चेक कर लीजिएगा 4 सीट्स ही हैं। आकार है 4 सीट्स, अकबर, अमजद, असलम एंड विकी आर टेकिंग दियर सीट्स। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। 4 सीट्स हैं कार के अंदर और 4 पर्सन हैं हमारे पास, जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्होंने सीट्स अपनी लेनी है। इफ असलम इज ड्राइविंग देन हाउ मेनी, अगर असलम ड्राइव कर रहा है, देखो अब हमारे पास कितनी सीट्स बची, यानी ये 4 लोगों में से जो असलम है वो तो ड्राइविंग करेगा, तो ड्राइविंग वाली सीट यानी 4 सीट्स थी हमारे पास, ये ड्राइविंग वाली सीट हो गई असलम की, तो रिमेनिंग कितनी सीट बची, 3 सीट्स बची ना, 1 2 3। अब अकबर, अमजद और विकी के दरमियान मुकाबला है, असलम की जो सीट है वो कंफर्म हो चुकी है, वो ड्राइविंग वाली सीट लेगा। तो अकबर, अमजद और विकी के इनमें से जो जिसकी भी मैं पहले बात करूँ, अकबर की अगर फॉर एग्जांपल बात करूँ तो अकबर के पास ऑप्शन हैं 3 सीट में से कोई एक चूज कर लेगा। तो कितने ऑप्शन हैं, 3। अकबर ने अपनी एक सीट ले ली, अब कितने ऑप्शंस बचे, अमजद के पास बचे 2 ऑप्शंस। सही है, 2 सीट बचेंगी ना, अकबर के पास थी टोटल 3 सीट्स के ऑप्शन थे, वो 3 में से कोई एक चूज कर सकता था, तो मैंने 3 सीट्स लिख दी। अमजद के पास ऑप्शन हैं अब 2, क्योंकि अकबर अपनी एक सीट ले चुका है, तो अब 2 सीट्स रिमेनिंग रह गई हैं, तो अब अमजद के पास ऑप्शन हैं 2। विकी के पास ऑप्शंस कितने बचेंगे, 1। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा 6। हम बेसिकली ऑप्शंस लिख रहे होते हैं यहाँ पर, ये जो किसी भी पर्सन के पास कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस इस वक्त अवेलेबल हैं, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि अकबर ने एक सीट ली, अमजद ने एक सीट ली, विकी ने एक सीट ली, इस तरह तो फुलफिल हो जाएगा, लेकिन अकबर के पास ऑप्शंस कितने, 3 ऑप्शंस हैं, यानी 3 सीट में से कोई एक चूज करेगा। अमजद के पास 2 ऑप्शंस हैं और विकी के पास एक ऑप्शन रह जाएगा, इस तरह से होगा, और इन तीनों को जब आप ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर ये कंडीशन नहीं दी जाती ड्राइविंग वाली, फिर ये आंसर चेंज हो जाता, फिर
पहले वाले पर्सन के पास ऑप्शंस होते 4, फिर दूसरे वाले के पास 3 ऑप्शंस होते, तीसरे वाले के पास 2 ऑप्शंस होते और लास्ट वाले के पास 1 होता। इस तरह से ही होता। तो ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट्स टू द हाइपरबोला। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर काम करना है। वीडियो में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी जो कि पैराबोला और हाइपरबोला पर भी अप्लाई होती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की शॉर्ट ट्रिक सिर्फ ये है कि आपने जो नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे उसमें पॉइंट पुट करने होंगे। ये वाला ये जो पॉइंट है ये नंबर ऑफ ऑप्शंस में पुट करके देखना है कौन सा ऑप्शन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। तो मुझे क्योंकि ऑप्शन पता है इस वक्त ऑप्शन बी आपका आंसर है, तो मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ किस तरह से। अच्छा ये देखें 9y जब वहाँ जाएगा आपकी लेफ्ट साइड पे तो ये इसका साइन पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, सही है। 27 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स की क्या वैल्यू है, पॉइंट क्या दिया है 1/3, -5 लिख दिया। ये -9y हो जाएगा ना, उधर जाएगा तो 9 मल्टीप्लाई बाय वाई की क्या वैल्यू है 4/9। तो ये जब वहाँ जाएगा शिफ्ट होगा तो इधर क्या बचेगा 0। इस तरह से देखें, अगर आप इस तरह से नहीं भी करना चाह रहे तो इसका ऑल्टरनेटिव भी है मेरे पास। इधर बचा 0 और इसका पॉइंट पुट करने के बाद क्या आंसर आया 0 और ये भी 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाह रहे तो आप पॉइंट इस चीज को शिफ्ट मत करो। ऑप्शन क्या आया, आंसर क्या है 4। अब इसमें पॉइंट पुट करो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोबारा हो गई। तो फाइनली यही आपका आंसर होगा। और ये तीनों जो ऑप्शन ए ऑप्शन सी है आप में, इसमें आप जब पुट करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं होगी, सही है ना। वो इक्वल नहीं होंगी तो जिसकी वजह से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी भी आपका आंसर इस वजह से नहीं होगा क्योंकि आपको ऑप्शन बी मिल चुका है। अगर ये तीनों ऑप्शंस नहीं मिलते तो ऑप्शन डी आपका आंसर होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हमेशा याद रखिएगा पॉइंट्स पुट करते हैं हम ऑप्शंस में और सिर्फ ये चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल रही है। जिस ऑप्शन में मिलती है वो हमारा आंसर होता है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू। सबसे पहले ये कंडीशन बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, सबसे पहले इसका स्लोप निकाल लें। स्लोप जो है निकालने के मल्टीपल वे हैं, मल्टीपल मेथड्स हैं। आप डेरिवेटिव लेके भी निकाल सकते हो, डेरिवेटिव लेना आता है किसी को तो वो उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, वरना इस तरह से भी निकाल सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई और कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला भी है जो कि सेकेंड ईयर में हमने मैथ्स में पढ़ा है। तो माइनस इस तरह से आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वाई का मतलब है वाई का ये जो कोफिशिएंट है साइन के साथ लिखना होगा तो -3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब है ये एक्स का कोफिशिएंट क्या है इस वक्त 5, क्या आ गया 3/5। अब ये यहाँ कंडीशन दी गई है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू। वो स्लोप मालूम करना है जो परपेंडिकुलर हो इस लाइन के। तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन क्या होती है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1। इस वक्त मैं इसे m1 बोल देता हूँ। तो m1 स्लोप क्या है 3/5। m2 मालूम करना है जो कि परपेंडिकुलर होगा इस इक्वेशन के और ये -1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो m2 आ जाएगा -5/3। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। सही है स्टूडेंट्स, आई होप को यहाँ तक आपका जितना भी एमसीक्यूज हैं वो क्लियर हो गए होंगे। जो शॉर्ट ट्रिक्स थी वो मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ साथ साथ। फंक्शन दिया हुआ है इस वक्त 2x + 5 और अगेन ये हमने एक जो वीडियो अपलोड की थी दाऊद से रिलेटेड, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल डैश या बार डला हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि हमने एक वन टाइम डेरिवेटिव लेना है। तो हम क्या करेंगे इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे पहले, तो बाद में ये कंडीशन को समझेंगे। तो जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो सिंगल डैश आ जाएगी, यानी एक दफ़ा डेरिवेटिव जब किसी चीज़ पे फंक्शन पे अप्लाई किया जाए तो सिंगल डैश शो रिप्रेजेंट करते हैं उसको। अगर 2 टाइम्स डी लिया जाए तो डबल डैश आ जाती है। तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 प्लस ऐसे आ जाएगा 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो आंसर क्या है 2। अगर इसके साथ x बच जाता, यानी x कोई ना कोई x या वेरिएबल कोई चीज़ बच जाती, हम उसमें ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, ये 3 पुट करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी वेरिएबल कोई बचा ही नहीं है तो हमें पुट भी नहीं करना,
और कहाँ करेंगे, तो ये 2 आपका आंसर हो जाएगा। सही है। अगर इस तरह से कोई, मैं आपको अपनी तरफ से कोई फंक्शन लेके जो है वो सपोज करके दिखाता हूँ, यह एफ एक्स, इसका कहा जाता है कि ये मालूम करें एफ डैश 3। सही है। तो मैं डेरिवेटिव लेता, 2x² का डेरिवेटिव होता है 4x, और ये 0 हो जाए। अब क्या बचा है, 4x ना, तो 4x यानी x की जगह क्या पुट करेंगे, 3, ये वाला 3, ये आपको बता रहा है x की वैल्यू, तो ये 12। तो ऑप्शंस में फिर आपने देखना था 12 आपका आंसर है या नहीं। सही है, समझ में आ गया। ये मैंने अपना एक फंक्शन एज्यूम की है। तो इस तरह से अगर कोई फंक्शन आ जाए तो उसमें किस तरह से आप वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये आपको हर कंडीशन पता होनी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, जो एक चीज़ आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा जल्दी अपलोड कर सकूँ, ये पहले वाले एमसीक्यूज़ की जो ट्रिक है, क्योंकि दाऊद में मैंने नोट किया कॉइन्स की जो क्वेश्चंस आते हैं वो 6 कॉइन्स 7 कॉइन्स इस तरह से आ रहे होते हैं, जबकि कैनेडी में आते हैं 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स। तो 2 और 3 कॉइन्स वाली शॉर्ट ट्रिक बहुत ईजी होती है, उसमें हम ये वाली शॉर्ट ट्रिक नहीं बच्चों को एक्सप्लेन करते। लेकिन दाऊद वाले स्टूडेंट्स के लिए ये शॉर्ट ट्रिक समझना बहुत जो है ना इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स की ज़्यादा बात की जा रही होती है दाऊद में, जैसा कि यहाँ बात की गई है 6 कॉइन्स। तो 6 कॉइन्स यानी एन सी एक्स मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर एन, ये आपने यही फॉर्म यूज करनी है, इसको छोड़ दें आप ऊपर वाली। एन की जगह सिर्फ आपने 6 लिख देना है, एक्स की जगह उस वक्त वैल्यू अब पुट करोगे जब कंडीशन होगी एग्जैक्ट वाली। लेकिन अगर एग्जैक्ट वाली कंडीशन नहीं है तो आप सबमिशन का यूज करोगे। सबमिशन का यूज आप एटलीस्ट वाली में भी करोगे, एटमोस्ट वाली कंडीशन में भी यूज करोगे, लेकिन डिफरेंस है एटमोस्ट वाली कंडीशन में। एटलीस्ट वाली कंडीशन में तो आपके सामने जैसे मैंने सबमिशन का यूज किया है वैसे ही करोगे, एटमोस्ट वाली कंडीशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो इंशाल्लाह आपको एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल्ड इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। इसमें सबमिशन इस वजह से यूज किया कि हम एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कि एक हेड और एक से ज्यादा हेड भी हो सकते हैं, तो इसी वजह से हमने सबमिशन का यूज किया। सबमिशन ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीट आंसर आपको प्रोवाइड करेगा फिर। सही है। और अगर एग्जैक्ट की बात की जा रही होती है तो सबमिशन यूज नहीं करते, डायरेक्ट एक्स की जगह 1 यहाँ पुट कर देते हैं। एटमोस्ट वाली रह गई है और ये आपकी लेस देन मोर देन ये वाली कंडीशंस रह गई हैं, इनको भी मैं इंशाल्लाह इसी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू समझा दूंगा आपको। इसके अलावा एक और शॉर्ट ट्रिक भी है जो कि नंबर ऑफ कॉइन्स पे बिल्कुल वो इम्प्लीमेंट की जाती है, यानी स्टूडेंट्स जो उसको अप्लाई करते हैं। अगर वो आपको इजी लगे तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा कोई भी अगर एमसीक्यूज हो या कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।